हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज हम करने वाले हैं और पूरा थ्योरी क्लास रहेगा, डिटेल में करेंगे और सभी चीज़ों को समझेंगे यहाँ पे। इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको कल करवाऊंगी। मैं आपको प्रश्न ही करवाने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें डिटेल में इसकी थ्योरी देख लेनी चाहिए। उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और कल हम जो है इसका प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कल भी ज़रूर आइएगा और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है आपकी फिनिश हो जाएगी चैप्टर यहाँ पे। तो इस टॉपिक को आपको ख़त्म करना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा हिंदी साहित्य करवाया जाता है, जीके जीएस करवाया जाता है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अभी आपको। तो मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी टॉपिक वाइज हो रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और थ्योरी क्लास भी आप ज़रूर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैंने आपको 11 वीडियो दिया है, जो बहुत ही अच्छी सेशन है। वो सभी सेशन से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे वहीं से आए हैं, तो वो आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको आपको बहुत ही अच्छे से करवाया है। पूरा 11 वीडियो है, उसको कंप्लीट देखिएगा। उसी में ये वाला वीडियो भी मैं डाल दूंगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले वीडियो में। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो। पूरा कंप्लीट देखेंगे, कितना कांग्रेस अधिवेशन हुआ सारा। ठीक है, तो डिटेल में चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियो आपको सिस्टमैटिक वे में मिल पाएंगे। ठीक है, समय पे। अब यहाँ पे आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है ह्यूम द्वारा, ए.ओ. ह्यूम सभी को पता है, ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, जिसकी प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई, तो देखिए यहीं पे ना, जो आपको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अब आपके घिसे पीटे नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके थोड़े से टफ पूछे जा रहे हैं, टफ इन द सेंस थोड़े से डिटेल में पूछे जा रहे हैं। तो डिटेल में आपको जानना ज़रूरी है। हो सकता है कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में ह्यूम द्वारा किया गया था, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, इनका पूरा नाम था एलन एक्टोविचन ह्यूम। चलिए आगे बताते हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885। तो यहाँ पे 28 दिसंबर, 27 दिसंबर, 25 दिसंबर ऐसे आपको ऑप्शन में दे सकता है। तो डेट याद रखिए, सबको नोट कर लीजिए। अगर नोट नहीं भी करेंगे तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको अच्छे से तसल्ली से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर भी आपको सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सुनिए अच्छे से ध्यान से। और ये कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ, ये भी आपको नोट करना है। कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में यह आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर संघ का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना जो हुई थी उसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। किसके सुझाव पर हुआ? तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और ये बात आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन एक्टोविच ह्यूम ने की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि और पूछा गया भी है यहाँ से क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की किसकी दिमाग की उपज है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? तो लॉर्ड डफरिन। उस समय जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन ही था। 1916 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लेख में लिखा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, कुछ भी छोड़ने लायक बात नहीं है। आप यहाँ से खुद ही देख लीजिएगा एनालिसिस करके कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे गए हैं और कितने ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1916 में जब लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया, जो इनका पत्रिका है, ठीक है, इनकी 2 पत्रिका है, एक यंग इंडिया, एक और कौन सा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बहुत ही बार मैं आपको ये बता चुकी हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यंग इंडिया में एक लेख उन्होंने लिखा था, उसमें इन्होंने कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस पत्रिका में इसके बारे में कहा गया है। तो यंग पत्रिका में कहा गया, यंग इंडिया में कहा गया है। और यंग इंडिया किसकी है? तो लाला लाजपत राय की है। और इसमें क्या कहा गया है? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है क्या? कांग्रेस। तो ये सभी बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, ये भी ध्यान रखेंगे, जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। उदारवादियों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो यहाँ पे उदारवादी जो था, आपको पता है कौन उदारवादी था, कौन गरम दल था, कौन नरम दल था, ये सभी आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा अगर आपने मेरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले पूरे वीडियोस को आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है? तो यहाँ पे देखिए, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि उदारवादी ने अपनी मांगें मनवाने के लिए ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में इंग्लैंड में भारतीय राष्ट्रीय सुधार समिति की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। उदारवादी नेताओं का मानना था कि संवैधानिक तरीके अपनाकर ही भारत को आज़ाद कराया जा सकता है। इसीलिए वे अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों तथा भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते थे। उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा उग्रपंथी कौन थे और उदारवादी नेता कौन थे। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान में समझ के रखनी है। जो भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जिन्होंने भी नहीं देखा है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले सेशन को, तो पूरा 11 वीडियो का वो सेशन है, उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, शुरू से लेकर अंत तक उसमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया गया है। ठीक है। उदारवादी नेताओं के प्रयास से भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए वेल्वी आयोग की नियुक्ति की गई। तो किसके द्वारा की गई? उदारवादी नेताओं के प्रयास से 1896 में वॉल्बी आयोग की नियुक्ति की गई। दादा भाई नौरोजी वह पहले भारतीय थे जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो ये भी बात आपको जो है अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। ये सभी बातें वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो कुछ बातें आपको देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम सिलसिलेवार तरीके से हमने किया था, तो सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपको देखने को मिली होगी। पर यहाँ पे हम सिर्फ कांग्रेस के तरफ से यहाँ पे आपकी पूरी टॉपिक को दे के चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण आंदोलन के प्रथम चरण को आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, बस इतनी बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के क्रियाकलापों का पहला परिणाम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कांग्रेस का जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो उसका जो रिजल्ट आया, वो सबसे पहला रिजल्ट सामने निकल कर आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, जिसके तहत भारतीय प्रशासन के ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए गए और भारतीय राजनीति अधिकार में कुछ वृद्धि की गई। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, बस वही दिखा देते हैं। पहले कौन मुस्लिम कांग्रेस थे, पहले कौन हिंदू कांग्रेस थे, कौन पहले भारतीय कांग्रेस थे, कौन महिला कांग्रेस थी पहले, बस यही क्वेश्चन अब नहीं आता है। तो अब आपको थोड़ा सा डिटेल में लेकर चलना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रही थी कांग्रेस को लेकर के, ये बताना है। तो ब्रिटिश भारत की सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति पर बल किया। ये तो सबको पता है। उन्होंने सर सैयद अहमद खां, राजा शिव प्रसाद और अन्य ब्रिटेन समर्थक व्यक्तियों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये कौन थे? ये कांग्रेस के विरोधी थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फलस्वरूप कांग्रेस के प्रतिरोध के लिए 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई।
कांग्रेस के प्रतिरोध में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछा जाए कांग्रेस के विरोध में कौन से एसोसिएशन की स्थापना की गई, 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। अब यहाँ पे हम अध्यक्षता देखेंगे, जितनी भी अध्यक्षता हुई थी, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अधिवेशन आपको एकदम अच्छे से याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 याद रखेंगे, बम्बई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। और पहले ये कहाँ आयोजित होने वाला था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ये जो अधिवेशन है पहले पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे हैजा फैल जाता है, जिसके वजह से स्थान को परिवर्तन किया जाता है और बम्बई इसको चुना जाता है। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा ली थी। अब यहाँ पे देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला मुस्लिम अध्यक्ष काफ़ी बार पूछा जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी, पर आपको कौन सा अधिवेशन में हुआ था ये भी आपको पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा या पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा 2-3 बार, ठीक है। 1887 में मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो जॉर्ज यूल हो जाएंगे। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन इन्होंने, जब ये होम रूल लीग आंदोलन इन्होंने किया था 1916 में, उसके एक साल के उसके अगले साल ही इन्होंने जो है कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। ये बात आपको ऐसे ही करेक्ट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजनी नायडू, सबको पता है, 1925 में कानपुर अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे, तो हकीम अजमल खां, 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में। इसके बाद अगर हम देखें तो युवा अध्यक्ष पूछा जाए, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है तो ध्यान में रखेंगे। और कहाँ कब इन्होंने किया था, 1923 में दिल्ली अधिवेशन भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे रामगढ़ अधिवेशन होता है 1940 में, और वहाँ से लेके 1945 तक यही बनते हैं अबुल कलाम आज़ाद। इसीलिए सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष बनने वाले भी कौन है, अबुल कलाम आज़ाद है, क्योंकि इस बीच में कोई अधिवेशन ही नहीं होता है कांग्रेस का, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, दादा भाई नौरोजी से अगर पूछा जाए तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। और दादा भाई नौरोजी ने 1606 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी थी, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे यहाँ देखते हैं। 1940 से 45 यानी कि 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था और इस अंतराल कांग्रेस में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। ये बात आपको अभी भी मैंने बताया। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस वर्ष जो है कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था, और यहाँ पे लिख देगा 1938, 1939, 1940, 1941। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 आ गए तो आपको इनमें से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। तो आपको फैक्ट पता होने चाहिए, तभी आप इसके आंसर सटीक मार पाओगे, है ना। क्योंकि आपका बीपीएससी में क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है, 2 जो ऑप्शन देता है वो आपको बहुत खतरनाक है, लास्ट का 2 ऑप्शन, तो आपको ध्यान में होना चाहिए ये। सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो 10 बार कांग्रेस अधिवेशन हुआ है कोलकाता में, 7 बार हुआ है बम्बई और मद्रास में, ठीक है। 10 बार कांग्रेस कहाँ हुआ है, कोलकाता में। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कांग्रेस जो का अधिवेशन है किस शहर में हुआ, तो आपको कोलकाता ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं, ये हम देखेंगे। इसके बाद पूरे कांग्रेस अधिवेशन जो हुए हैं जितने भी, उसको हम देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको आज का ये पूरा टॉपिक क्लियर करना है अपना, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अमृतसर अधिवेशन 1919 में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इसमें क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये भी पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम
अमृतसर अधिवेशन 1919 जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, तत्पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए बाल गंगाधर जो, इसीलिए मुझे इसको 2 बार पढ़ना पड़ा, क्योंकि मुझे जो जानकारी है बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने थे, इसीलिए मुझे इसको 2 बार पढ़ना पड़ा। तो ये आपको बोल रहा है कि इन्होंने भाग लिया था उसमें, ठीक है, ये उसमें उन्होंने भाग लिया था, उसके बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 1920 में आपको याद रखना है, जो असहयोग आंदोलन होता है उसके दौरान इनकी, आप सभी को पता होगा 1920 में असहयोग आंदोलन आपका शुरू होता है, लेकिन उनकी मृत्यु इस दौरान हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की, जिसके बाद इनके ही नाम से एक तिलक कोष फंड यहाँ पे आपका बनाया जाता है। इनकी मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने तिलक कोष का गठन किया था, तो इसमें जो है पैसा बहुत मात्रा में आया भी था असहयोग आंदोलन के दौरान, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में चित्तरंजन दास को चुना गया था अध्यक्ष, 1921 में। तो आपको क्या करना है, आपको इसको किसी तरह से कनेक्ट करके याद करना है। अहमदाबाद अधिवेशन में चित्तरंजन दास को 1921 में अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उन्हें जेल में होने के कारण इसकी अध्यक्षता किसने की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये, हकीम अजमल खां ने की। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा अधिवेशन था जो चित्तरंजन दास ने जेल से अध्यक्षता की। तो वो तो सुपर थे, लेकिन यहाँ पे उनकी वजह से कौन कर रहा था, हकीम अजमल खां जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। चुना गया था किसको, चित्तरंजन दास को ही अध्यक्ष चुना गया था इसमें, और 1922 में फिर वो क्या करते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। हम आगे देखेंगे इसको और अच्छे से। चलिए, बेलगांव अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो उसको छोड़ नहीं सकते, उसको ध्यान से सुनना है आपको। 1924 में कर्नाटक में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कितने कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया, 1 2 3 ऐसे करके, तो सिर्फ एक ही भाग लिया था इन्होंने, बेलगांव अधिवेशन 1924 में कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है। आगे है दिल्ली 1932 में व कलकत्ता 1933 अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया, परंतु दोनों ही समय जेल में होने के कारण क्रमशः अमृत रणछोड़ दास और नलिनी सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। तो ये दोनों कौन थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, क्योंकि अध्यक्ष चुना किसको गया था, मदन मोहन मालवीय। तो ऐसे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। 1932 में कौन बना था, अमृत रणछोड़ दास, और 1933 में कौन बनी थी, नलिनी सेन गुप्ता। और ये कौन है, तो भारतीय मूल की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, भारतीय मूल की थी लेकिन अंग्रेज अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं। 1937 में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती अधिवेशन फैजपुर में हुआ। यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे नगर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फैजाबाद आपका अयोध्या वाले जगह को कहते हैं, फैजपुर, ठीक है। आगे चलते हैं, बताना है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। राष्ट्रीय आर्थिक समिति का गठन किया गया इसमें, और इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद क्या है, तो हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात त्रिपुरी अधिवेशन होता है 1939 में। सुभाष चंद्र बोस को पुनः अध्यक्ष बनाया जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। 1937 में जो है फैजपुर में जो आपकी अधिवेशन होता है उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होते हैं, लेकिन 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन होता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं होता है, बल्कि ये जो है आपका सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। ये बात आपको बस ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट मुझे लग रहा हुआ है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तो 2 बार ये बनते हैं, 1938 में, 1929 में। 1929 में जो है गांधी जी बहुत नाराज़ हो जाते हैं, और जिसके बाद जो है दुखी होकर के सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस को रिज़ाइन कर देते हैं। तो ये आपकी 2 कहानी थी जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा भी है, हरिपुरा अधिवेशन होता है, उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है, जिसमें पुनः, देखिए लिखा है ना, पुनः वह अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस। पहले 38 में भी यही थे।
तो उन्होंने गांधी जी के प्रत्याशी गांधी जी क्या किए, बहुत गुस्सा हो गए, वो उनको नहीं सुभाष चंद्र बोस को बनाना था अध्यक्ष। तो उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुना था, वो थे पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन बोला कि यहाँ पे पहली बार जो है कांग्रेस अधिवेशन में वोटिंग हुआ, तो वोटिंग जब हुआ तो भी पट्टाभी सीतारमैया फिर से हार जाते हैं, फिर सुभाष चंद्र बोस ही वहाँ पे चुने जाते हैं, तो अध्यक्ष इन्हीं को बनाया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं। अब इनके नाराज़ होने के कारण सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं, ठीक है भाई आप ही रखिए, और वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। इस्तीफ़ा देने के बाद इनकी अलग कहानी है, इनको फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की आगे चल के, यही ख़त्म ये इस्तीफ़ा देने के बाद। तो पूरा सुभाष चंद्र बोस को हम जानेंगे अपने अगले सेशन में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन आपका पिछले इस बार भी पूछा गया, TRE 3.0 में भी पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको डिटेल में हम समझेंगे। इनका क्या है, आज़ाद हिंद फौज क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो वो हम डिटेल में आगे देखेंगे स्टार्टिंग अपने अगले सेशन में। तो अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है 1923 में, ये बात आपको नोट करना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कांग्रेस के अधिवेशन में 35 वर्ष की आयु में अध्यक्षता करके सबसे युवा अध्यक्ष होने का गौरव इन्होंने प्राप्त किया था। 35 वर्ष की आयु में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 35 वर्ष की आयु में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस की अध्यक्षता करते 1923 में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में। ये भी ध्यान रखना है, विशेष अधिवेशन कब बुलाया जाता था, जब कुछ इमरजेंसी में कुछ या बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला लेना होता था, तब विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। आगे बताना है यहाँ पे कांग्रेस विभाजन जो होता है नरम दल और गरम दल में, इससे आप वैसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस के अकॉर्डिंग कौन सी बातें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो 1885 से 1905 तक उदारवादी नेताओं का दबदबा रहा था, नरम दौर के नाम से जो जाना जाता है। और लेकिन बाद में कौन होते हैं, गरमपंथी नेता भी आ जाते हैं। गरमपंथी नेता कौन कौन थे ये सभी आपको पता है, और इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गरम दल के नेता कौन कौन थे, ठीक है, कौन कौन आते हैं इसके अंदर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो सूरत में जो अधिवेशन होता है, इसमें गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में कांग्रेस बट जाती है, जिसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा पूछा जा सकता है कि सूरत विभाजन किस डेट पूछा जा सकता है आपसे। ये भी पूछा जा सकता है कि गरम दल और नरम दल नामक दो बंटवारा आपका किस अधिवेशन में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। विवाद का केंद्र कौन रहे, तो विवाद का केंद्र रास बिहारी बोस ही थे। उग्रवादियों ने अध्यक्ष पहले किसको माना था, लोकमान्य तिलक को माना था। बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहा, परंतु उदारवादी नेता जो दल के नेता थे रास बिहारी बोस, इसको जो है अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। ना ही तिलक को बनाया जाता है, ना ही लाला लाजपत राय को बनाया जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव हो जाते हैं सारे गरम दल के नेता। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने कभी नहीं किया, इनको कभी भी अध्यक्ष नहीं चुना गया बाल गंगाधर तिलक को। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो ये आपको बात ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरम दल के नेता मोतीलाल नेहरू थे। अन्य सदस्य कौन कौन थे, अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि यही तो मैंने आपको अभी आंसर बोला है बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदारवादी नेता संवैधानिक तरीके से भारत में सुधारों की मांग कर रहे थे। वहाँ पे आपका सिर्फ नरम दल के नेता, गरम दल के नेता दिया हुआ था, और ये मैं आपको काफ़ी बार करवा चुकी हूँ, और ये आपके लिए एक रिवीजन है। तो अभी आपने वैसे देख भी लिया होगा सबका नाम, चाहे तो देख भी सकते हैं, लेकिन आपको इसको लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आपको याद हो सके। जबकि गरमपंथी नेता स्वराज की मांग को मुख्य उद्देश्य बनाना चाहते थे। गरमपंथी नेता स्वराज की मांग को मुख्य उद्देश्य बनाना चाहते थे, ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। और लेखक वैलेंटाइन सिरोल जो थे, उन्होंने लोकमान्य तिलक को अशांति का जनक कहा था। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस वीडियो में नहीं, पहले राष्ट्रवादी आंदोलन में मैंने आपको ये बातें बताई हैं पहले ही। चलिए विभाजन का परिणाम क्या हुआ, ये आपको जानना ज़रूरी है। विभाजन जब होता है इसका परिणाम क्या होता है, तो कांग्रेस में नरम दल का प्रमुख चुन लिए जाने के बावजूद गरम दल की विचारधारा देश भर में फैलने लगी। गरम दल का अधिक दमन होने लगा। परिणाम स्वरूप 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके 6 महीने के लिए वर्मा में निर्वासित कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करता है, कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए,
और 6 महीने के लिए वर्मा में आप उनको भेज दिया जाता है। सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर इन्हें 6 वर्ष तक कारागार में भेज दिया था। और कहाँ पे? तो मांडले म्यांमार में। ये भी आपको दे, मांडले जेल में ही इन्होंने जो है अपनी बुक की रचना की थी, गीता रहस्य। चलिए आगे लिखा है, इसको भी देखिए। मांडले जेल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य की रचना की थी। 6 वर्ष का समय, काफ़ी समय था उनके पास। तो मांडले में इन्होंने क्या किया? एक बुक की रचना की। बिपिन चंद्रपाल को 6 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। बाद में पॉल इंग्लैंड चले गए और वहाँ वो क्रांतिकारी संगठन इंडिया हाउस से जुड़े और स्वराज पत्रिका इन्होंने निकाली। तो स्वराज पत्रिका इन्होंने निकाली, ठीक है। किसने? तो बिपिन चंद्र पाल ने। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल, पाल और बाल ये तीनों गरम दल के नेता हैं। चलो बता ही दी मैंने आपको, और भी हैं तो आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो लाल बाल और पाल में से कौन है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो एकमात्र कौन बने थे? लाला लाजपत राय। तो सिर्फ लाल बने थे, ना ही पाल बने थे, ना ही बाल बने थे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक भी नहीं बने थे और बिपिन चंद्र पाल भी नहीं बने थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब दोनों में विलय कब होता है? तो लखनऊ समझौता जो होता है 1916 में। बहुत अच्छे से आपको ये सारी बातें मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। बस थोड़ा आपको ये थोड़ा एक आपके लिए कह सकते हैं जो बातें यहाँ पे ज़रूरी है कांग्रेस के दृष्टिकोण से, वही हम देखेंगे। तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों में आपस में विलय हो जाता है। और जिसका श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बीपीएससी पूछ चुका है ऑलरेडी, सारे टीआरई में ये क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो एक फेवरेट टॉपिक है ये, कह सकते हैं आप। तो लखनऊ अधिवेशन में जो है कि किन्होंने मध्यस्थता की, इस तरह से अलग अलग भाषा में आपको यही सेम क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से किया था और एनी बेसेंट ने कहाँ से होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने 1916 में। तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने वहाँ से किया था पुणे से और एनी बेसेंट ने किया था मद्रास के अडियार से। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग द्वारा की जा रही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को भी स्वीकार किया था, जो आगे चलकर बहुत बड़ी भूल साबित हुई और इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत को जन्म दे दिया। यहीं से क्या होता है? मुस्लिम लीग, आपने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से कि 1916 में 2 जो समझौता होता है। पहला तो ये कि कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल होते हैं उनके बीच में समझौता होता है, और दूसरा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता होता है। समझौता क्या होता है कि मुस्लिम लीग ना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मांग रहे थे, अपना एक निर्वाचन मंडल मांग रहे थे स्वतंत्र, और यही जो है सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। यही आगे चल के जो है पाकिस्तान को जन्म देता है, ठीक है। तो आप ये सारी बातें समझ गए होंगे ऑलरेडी अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो फिनिश हो जाएंगे, पूरा समझ में आपको आएगा। और अभी आप समझ रहे होंगे ये बातें मैं जो आपको बता रही हूँ। 2 महत्वपूर्ण दलों में आपसी विलय होने के कारण यह अधिवेशन लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है जो वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और विवरण, ठीक है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे ही अधिवेशन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। कुछ चुनिंदा जो है अधिवेशन बता देते हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं से भी कुछ भी पूछा सकता है, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे। 1885 में सबसे पहले आता है, बम्बई में होता है। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं और नमक कर का विरोध किया जाता है इसमें। तो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है नमक कर का विरोध किस अधिवेशन में देखने को मिला था? तो बम्बई अधिवेशन में पहला ही जो अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? WC बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं होते हैं, और क्यों नहीं होते ये भी आपको पता होगा। क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ अभी, उस क्वेश्चन में मैंने आपको सारी बातें समझाई हैं अच्छे से। दादा भाई जो है उन्होंने सुझाव दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये भी बात जो है यहाँ पे सामने आया था। अब देखिए 1986 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष बने थे। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कब बने थे दादा भाई नौरोजी? 1886 में कलकत्ता में। आगे बढ़ेंगे, आगे है यहाँ पे मद्रास। 1887 में मद्रास में कौन बना? बदरुद्दीन तैयब जी। 87 में मैंने आपको बताया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने ये। और डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। पहली बार संपूर्ण जनता को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा गया।
रनाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और प्रथम बार देसी भाषा में भाषण दिया गया। ये सब चीज़ें आपकी कहाँ हुई, तो मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। आगे चलेंगे 1888। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में। अब जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे 1888 में। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। ध्यान रखेंगे, सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ समझाई जा रही हैं। तो यहाँ पे प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए थे। कौन से अधिवेशन में लाला लाजपत राय प्रथम बार शामिल हुए थे, तो 1888 में। ठीक है, इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में। पहली बार कांग्रेस संविधान का निर्माण भी जो है इलाहाबाद अधिवेशन में ही किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते, 2-3 बार इसको कंप्लीट देख लीजिए, रिपीट करके बार बार देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, चाहे जैसे भी देखिए, लेकिन आपको बार बार देखना है ताकि ये चीज़ें आपको याद हो सके। एक बार में तो याद नहीं होगा। 1889 में बम्बई अधिवेशन होता है, सर विलियम वैडर बर्न की अध्यक्षता में। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था इसमें और 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ था। ये सारे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। 1890 में कोलकाता अधिवेशन होता है फिरोज मेहता की अध्यक्षता में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैसे नहीं हुआ था। चलिए 1991 देखते हैं, नागपुर अधिवेशन पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में हुआ था और अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता कहा गया इसमें, और कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये नागपुर अधिवेशन में 1891 में देखने को मिला और कांग्रेस का संविधान जो है इसमें पारित हुआ। संविधान बना कब था, संविधान कब बनाया जा रहा था, निर्माण हुआ था पहली बार 1888 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पारित कब हुआ, 1891 में। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1892 इलाहाबाद अधिवेशन, WC बनर्जी इसमें अध्यक्ष बनते हैं और इस अधिवेशन को इंग्लैंड में कराए जाने का निर्णय किया जा रहा था, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। इसमें और कुछ विशेष बात नहीं है। जहाँ पे आपका रेड मार्क करके लगा हुआ है ना, वो आपका इम्पॉर्टेंट है। चलिए 1894 में मद्रास में अधिवेशन हुआ एल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में। 1895 में पूना में अधिवेशन हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। आगे देखेंगे 1896 आपका इम्पॉर्टेंट है, किस वजह से, कलकत्ता अधिवेशन। R.M. सयानी ने पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन, पहली बार पूछा जाए वंदे मातरम गाया गया था किस अधिवेशन में, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, R.M. सयानी। ठीक है, तो कोई सयाना आदमी होगा वही वंदे मातरम का गायन करवाएगा, ऐसे आप याद कर लेना। 1897 में हुआ था अमरावती में, C. शंकरन नायर के द्वारा। 1898 में मद्रास अधिवेशन हुआ था आनंद मोहन बोस के द्वारा। आनंद मोहन बोस आप क्वेश्चन कल किए होंगे, कल नहीं परसों जो क्वेश्चन आप किए होंगे उसमें आनंद मोहन बोस के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। तो आपने अगर देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1899 में लखनऊ अधिवेशन में रमेश चंद्र दत्त के द्वारा अधिवेशन किया गया और इसमें भू राजस्व को अस्थायी करने की मांग की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 1900 में लाहौर अधिवेशन में NG चंद्रवारकर को अध्यक्ष बनाया गया। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में दिनसा इदुल्ची वाचा को अध्यक्ष बनाया गया और चरण दास द्वारा वंदे मातरम गीत गाया गया था इसमें। ठीक है, वंदे मातरम गीत गाया गया फिर से। और यहीं पे आपका जो है 1901 में महात्मा गांधी भाग लेते हैं, ये भी बात आपको नोट करना है। यहाँ नहीं लिखा है पर मैं बता दे रही हूँ। महात्मा गांधी ने प्रथम बार कांग्रेस में भाग कब लिया, 1901 कलकत्ता अधिवेशन में, ये भी आपका पूछा जाता है। चलिए आगे बताएंगे। यहाँ पे 1902 में फिर कौन बने, अहमदाबाद अधिवेशन हुआ सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 1903 में मद्रास में हुआ लाला मोहन घोष की अध्यक्षता में। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन सारा ही मैं आपको करवा रही हूँ डिटेल में, तो इसको भी देखना ज़रूरी है। 1904 में बम्बई में हुआ सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। अब 1905 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बनारस में अधिवेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई थी। पहली बार भारत में स्वशासन की मांग, ये आपको नोट करना है, पहली बार भारत में स्वशासन की मांग कहाँ हुई थी, बनारस अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। लाला लाजपत राय ने पहली बार कांग्रेस मंच में सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया था इसी अधिवेशन के दौरान।
1906 का कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ और पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी जो है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में लिए गए। 1907 सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ। नरम दल गरम दल में विभाजन हुआ, फलस्वरूप अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया। 1908 में जो है सूरत मद्रास अधिवेशन होता है के कृष्णा स्वामी की अध्यक्षता में और स्वराज प्राप्ति का संकल्प और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया जाता है इस अधिवेशन में। 1909 में लाहौर अधिवेशन होता है सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में और कांग्रेस का रजत जयंती अधिवेशन मनाया जाता है इसमें। आगे देखते हैं 1911 कलकत्ता अधिवेशन पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्ष बनते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को पहली बार जो है इसी अधिवेशन में गाया जाता है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन होता है, पहली बार बिहार में जो है 1912 में ही क्या होता है, अध्यक्ष बनते हैं। तो 1912 आपको याद रहेगा क्योंकि 1912 में ही आपका जो है बिहार अलग होता है, बिहार एक अलग राज्य बनता है, तो ये भी बात आपको पता होगा। और आर.एन. मधोलकर जो है इसमें अध्यक्ष बनते हैं। मृत्यु उपरांत ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। इसी कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर यानी पटना अधिवेशन, बांकीपुर पटना अधिवेशन में 1912 में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाता है। 1913 में कराची में होता है सर मोहम्मद बहादुर के द्वारा। 1914 में मद्रास में अधिवेशन होता है, भूपेंद्र नाथ बसु इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रथम युद्ध के पक्ष में कांग्रेस प्रस्ताव पारित होता है, स्वराज की मांग रखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 1915 में बम्बई में अधिवेशन होता है सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में और इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन भी शामिल होता है। ठीक है। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। नरम दल गरम दल का समझौता होता है, इसमें मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया जाता है। इसमें बाल गंगाधर तिलक का स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। और ये आपका नारा किस अधिवेशन में दिया गया, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया गया। मदन मोहन मालवीय ने इस अधिवेशन का विरोध किया था, ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। मदन मोहन मालवीय ने इस अधिवेशन का विरोध किया था, वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में कोई निर्वाचन आयोग को लेकर पृथक निर्वाचन का मांग स्वीकार किया गए, तो यहाँ पे स्वीकार किया गया, इसी बात का विरोध कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है एनी बेसेंट का, प्रथम विदेशी आयरलैंड की निवासी थी ये और पहली महिला अध्यक्ष ये बनती हैं। 1918 में बम्बई अधिवेशन हुआ था सैयद इनाम हसन की अध्यक्षता में। 1918 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। नरम पंथियों का त्यागपत्र यहाँ पे पुनः दिया गया था, नरम पंथियों का त्यागपत्र दिया गया था, हिंदी भाषा पर जोर दिया गया था मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। एकमात्र अधिवेशन है जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया था, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ था, मोतीलाल नेहरू यहाँ पे पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी, खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन और जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा किस अधिवेशन में की गई थी, अमृतसर अधिवेशन में पंडित लाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1920 नागपुर अधिवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। सी विजय राघवनचारी जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अनुमोदन किया इन्होंने। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की, कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया, प्रथम बार देसी भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन पर चर्चा की गई, विशेष अधिवेशन था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1920 में ही फिर जो आपका वार्षिक अधिवेशन होता है कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है इसमें, ठीक है। तो पारित पूछा जाए तो कलकत्ता अधिवेशन में होता है, ये बात आपको पूछा जाता है, घुमाया जा सकता है। तो अनुमोदन किया गया था नागपुर अधिवेशन में, देखिए ये विशेष अधिवेशन था, 1920 का विशेष अधिवेशन हुआ था नागपुर में, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था और इसको फिर पारित किया गया 1920 में ही कलकत्ता अधिवेशन में। ये आपका घुमाने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है ये।
1921 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ। हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में। देश बंधु चित्तरंजन दास जेल में रहने के कारण पहली कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने थे? हकीम अजमल खां। कौन थे? कार्यकारी अध्यक्ष थे प्रथम, पहली बार ऐसा हुआ था। उसके बाद तो फिर हमने देखा है आगे भी। तो यहाँ पे देखिए चित्तरंजन दास जेल में थे और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था जिसे लाला हंसराज ने बनाया था। ये पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, लाला हंसराज ने बनाया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जिसको फहराया गया था पहली बार 1921 अहमदाबाद अधिवेशन हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में। 1922 में गया अधिवेशन देश बंधु चित्तरंजन दास जो है, इसमें मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में आपको कि 21 में ये जेल में होते हैं, 22 को जब बाहर निकलते हैं तो यही क्या बनते हैं, फिर से वहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं। तो चित्तरंजन दास फिर से अध्यक्ष बनते हैं और स्वराज पार्टी का स्थापना भी जो है यहाँ पे होता है। क्या है स्वराज पार्टी, क्या सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी, कैसे ये बदल के आपका होम रूल लीग में आता है, ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही होगी अगर आपने वो पूरा वीडियो कंप्लीट देखा होगा। ठीक है, तो अभी आप इस सभी चीज़ों से समझ में आपको आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है 1921 में काकीनाडा में हुआ था मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा अध्यक्षता में स्वराज दल परिषद के चुनाव भाग लेने की अनुमति इसमें दी गई थी। 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। 35 वर्ष की उम्र में ये सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले जो थे कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। 1923 में पहली बार इन्होंने बना था ये अध्यक्ष दिल्ली में। स्वराज दल को कांग्रेस में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया इसमें, और स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया इसी में। चलिए आगे बताना है बेलगांव अधिवेशन 1924 और ये कर्नाटक में है। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है। उसके बाद आता है 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू की अध्यक्षता। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और प्रथम बार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा सकता है। प्रथम बार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था और हसरत मोहानी ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा परंतु पारित नहीं हुआ। श्याम लाल गुप्ता द्वारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है ये श्याम लाल गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, ये का जो है गाया गया था विश्व तिरंगा प्यारा। इसके बाद आ जाइए 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था श्रीनिवास अयंकर के अध्यक्षता में। कांग्रेस नेताओं को खाकी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था इसमें, और स्वराजवादियों व राष्ट्रवादियों का आपस में समझौता हुआ था। 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें 1927 में, याद रखेंगे। ठीक है, प्रथम बार कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसी में। कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य निर्धारित किया था मद्रास अधिवेशन में और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव पारित किया गया इसमें। क्या था नेहरू रिपोर्ट? ये आप बहुत ही भली भांति परिचित होंगे इससे। ठीक है, भारतीय रियासतों में उत्तर सरकार की स्थापना की मांग की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इसमें क्योंकि इन सभी बातों से आप पहले भी परिचित हो चुके हैं। क्या था गांधी इरविन समझौता, क्या हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, इस दौरान क्या हुआ था, सारी कहानी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो उसको कंप्लीट आप देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ की अनुमति ली गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, याद रखेंगे। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता को स्वीकृति दी गई। मूल अधिकारियों की मांग जिसकी रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी। तो मूल अधिकार को की रूपरेखा किसने तैयार की? जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है 1932 में दिल्ली अधिवेशन। इसमें कौन थे? अमृत रणछोड़ दास अध्यक्ष बने थे। मदन मोहन मालवीय को चुना गया था, ये आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने। मदन मोहन मालवीय को चुना गया था और उनके जेल में होने की वजह से कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो रणछोड़ दास को बनाया जाता है। और कलकत्ता में नलिनी सेन गुप्ता भारतीय मूल की प्रथम महिला, देखिए मैं बता रही थी यहाँ पे भारतीय मूल की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
भारतीय मूल की प्रथम विदेशी अध्यक्ष होगा ना, यहाँ पे महिला अध्यक्ष, महिला तो है ही, प्रथम भारतीय मूल की कौन हो गई, नलिनी सेन गुप्ता। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। बम्बई अधिवेशन 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित सदस्यों के लिए सर्वमताधिकार लिया गया। 36 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। इसके बाद आता है फैजपुर। 1937 में फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। पहली बार यह अधिवेशन एक गांव में हुआ था, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी। और देखिए 38 में सुभाष चंद्र बोस बने, यही मैं आपको बता रही थी उस टाइम पे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है और झंडा गीत को स्वीकार किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन के अध्यक्ष नेहरू रहते हैं और सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष इसमें होते हैं। त्रिपुरी संकट भी कहते हैं इसको, 1939 त्रिपुरी संकट। तो ये मध्य प्रदेश में है और त्रिपुरी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना गया था और अध्यक्ष पद के लिए पहली बार मतदान हुआ था, ये भी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। मतदान हुआ, परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष चुने गए। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस त्यागपत्र दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है कि पट्टाभी सीतारामैया को उतारा तो था इन्होंने, लेकिन वो तो हार जाते हैं ना सुभाष चंद्र बोस से, तो ना ही सुभाष चंद्र बोस बनते हैं फिर, क्योंकि वो तो त्यागपत्र दे देते हैं, और पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बनते, तो कौन बनता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। इसलिए आपको ये बात भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया था इसमें। और इसके बाद आपका 45 तक कोई अध्यक्ष ही नहीं हुआ था, अधिवेशन ही नहीं हुआ था, ठीक है। और 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में। 1946 में मेरठ अधिवेशन, अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या है अगस्त प्रस्ताव, ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं। पश्चात कृपलानी ने त्यागपत्र दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। यहाँ पे जेबी कृपलानी ने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया था। और 48 में जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया जो है, स्वतंत्र भारत का पहला अधिवेशन जो है वंदे मातरम व राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पट्टाभी सीतारामैया। स्वतंत्र भारत में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ उसमें पट्टाभी सीतारामैया जो है प्रथम अध्यक्ष बने थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अब देखिए स्वतंत्र होने के बाद कुछ अधिवेशन हुए थे, उसको आप एक बार देख लीजिए। हालांकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसको आपको एक बार देख लेना चाहिए। 1950 में नासिक में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की अध्यक्षता में, ठीक है, ये अध्यक्ष है। 1951 में नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू। 1952 में हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू। 54 में कल्याणी में हुआ था। और इसके बाद देखिए 56 में हुआ, 57 में हुआ, 55 में मद्रास में हुआ UN ढेबर, 56 में अमृतसर में हुआ UN ढेबर, 57 में इंदौर में हुआ UN ढेबर, 58 में गुवाहाटी में हुआ UN ढेबर, 1959 में हुआ नागपुर में इंदिरा गांधी के द्वारा, 1960 में बंगलोर में हुआ संजीव रेड्डी के द्वारा, 61 में भावनगर में हुआ संजीव रेड्डी के द्वारा, 62 में पटना में हुआ संजीव रेड्डी के द्वारा और 64 में भुवनेश्वर में हुआ के कामराज के द्वारा। अब कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा, तो देखिए कथन भी आपका पूछा जाता है कांग्रेस से, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। कांग्रेस एक गंदी चीज और देशद्रोही संगठन है, ये किसने कहा, लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये कथन किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। अपनी पुस्तक याद रखेंगे आप इसको ध्यान से। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ये किसने कहा था, तिलक ने कहा था, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे, ठीक है। कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है, ये किसने कहा था, लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिनों का तमाशा है, ये किसने कहा था, अश्विन कुमार दत्त ने। कांग्रेस एक याचना संस्था है, ये किसने कहा था, बिपिन चंद्र पाल ने। अब देखिए कांग्रेस की कुछ मांगे थी जो अस्वीकार कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कांग्रेस की क्या मांग थी, भारत परिषद भंग की जाए। तो ये आपका वैसे उतना नहीं पूछा जाएगा इतना ज़्यादा डिटेल में, पर ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि कुछ भी छोड़े नहीं हम। तो भारत परिषद अधिनियम भंग किया गया, भारत परिषद 85 में।
इंडियन सर्विसेज की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत और इंग्लैंड में साथ साथ हो, ये भी 85 में कहा गया था, लेकिन इसको माना नहीं गया था। भारत कार्यपालिका और को न्यायपालिका से अलग किया जाए, 86 में कहा गया था। भू राजस्व नीति को सुधार हो, 89 में। कपास का उत्पादन शुल्क बंद हो, बेगार लेना बंद किया जाए, 1818 में। बंगाल 1819 में, मद्रास और 1827 में। बम्बई रेगुलेशन व सेडिशन एक्ट रद्द हो, 1997 में कहा गया था। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट समाप्त हो, 1903 में। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समाप्त हो, 1903 में कहा गया था। ये था पूरा कांग्रेस का डिटेल यहाँ पे डिस्कशन आपका। और कल मैं आपको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, तो वहाँ आपका एक भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम कल फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज भी आपका हिंदी साहित्य आएगा, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य की बेहतरीन आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। सारे प्रीवियस से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री भी आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने मेहनत के बाद एक लाइक तो बनता है। चलिए मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।